जाते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी पे। थियोरेटिकल साइकोलॉजी क्या था, जिसके अंतर्गत हम थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की जो भी थ्योरी है, जो भी रूल है, उसकी स्टडी करते हैं। किस लिए, तो नॉलेज के लिए, बस उसको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए, टीचिंग पर्पज से चल रहा है, नॉलेज के लिए, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, थियोरेटिकल साइकोलॉजी कहेंगे। लेकिन जब उसी थ्योरी का, जिसे हमने नॉलेज के लिए पढ़ा है, उसी थ्योरी को जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली उसका कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब किसी चीज को हमने पढ़ा, किसी चीज को हमने सीखा, लेकिन अब किसकी बारी आई, उसको अप्लाई करने की बारी आई। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे इस नॉलेज को, तो वो किसके अंदर आएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसका सबसे पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन के फील्ड में हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में जो है, टीचर अपने बच्चे को एजुकेट करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए साइकोलॉजी का यूज कर सकता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे टीचर और बच्चे दोनों के लिए ये चीज अच्छा होगा। टीचर को पढ़ाने में आसानी होगा और बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में आसानी होगा। मान लीजिए कि टीचर है, कोई बहुत सारा बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है, एक साथ टीचर आए और वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा इतना सारा जो बैठा हुआ है, उनका क्या है कि सबका IQ लेवल और कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है, समझने की जो क्षमता है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, किसी का IQ कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, ठीक है, किसी का बहुत ज्यादा होगा, तो हर तरीके के बच्चे वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन टीचर आए और वो अपना कुछ बना के लाए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया बस पढ़ाना, अपने ही लेवल से, उनको जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाना शुरू कर दी। इससे क्या होगा कि उससे जो मैच करेगा उन बच्चों को समझ आ जाएगा, लेकिन जिनकी IQ कम होगी उनको क्या होगा, समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो टीचर को भी हो सकता है थोड़ा उसको समझाने के लिए एफर्ट करना पड़े। ठीक है, तो अगर एजुकेशनल के फील्ड में हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, टीचर और जो स्टूडेंट है उन दोनों के लिए ये जो प्रोसेस है टीचिंग, पढ़ाने और पढ़ने का, ये थोड़ा एफर्टलेस हम इसको बना सकते हैं। जैसे टीचर ये कर सकते हैं कि वो उनके पास जो भी बच्चे हैं उनका कैप्चर करने की कैपेसिटी के बारे में पता लगा सकते हैं साइकोलॉजी के यूज से, कि बच्चे की समझने की क्षमता कितनी है, उसका IQ लेवल क्या है, ये वो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके वो इसको पता लगा सकते हैं कि बच्चे का IQ लेवल क्या है। जब उनको बच्चे का IQ लेवल के बारे में पता चल जाएगा तो उनके लिए क्या होगा, पढ़ाना बच्चे को आसान हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग वो टीच कर पाएंगे, ठीक है, पढ़ा पाएंगे। तो क्या होगा कि बच्चे को भी समझ आएगा, जिनका IQ कम है उनको फिर अच्छे से, बहुत बेसिक से उनको बताएंगे, तो बच्चे के लिए भी समझने में आसानी होगी और टीचर को भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा और बच्चा भी अच्छे से पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया कि एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने साइकोलॉजी की थ्योरी और नॉलेज के बेसिस, नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, सॉल्व किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक, दूसरा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में हम साइकोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, तो इंडस्ट्री के फील्ड में भी साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के मैनेजर है, ठीक है, अगर उनको किसी इंप्लॉय को सिलेक्ट करना है, ठीक है, किसी वर्कर को सिलेक्ट करना है, तो उस दौरान वो इंटरव्यू टेक्निक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, उनके माइंड को जानने के लिए, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी है, उसका रीजनिंग पावर कैसा है, जिस इंप्लॉय को हम काम पे रख रहे हैं, इन सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करने के लिए वो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड का ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री में भी इसका साइकोलॉजी का यूज क्या होता है। इसके अलावा प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट का पैकेजिंग किस तरीके से करना है ताकि वो साइकोलॉजिकली थोड़ा अट्रैक्टेड हो, मतलब जो भी कस्टमर है उसकी ओर अट्रैक्ट हो, ताकि हमारा कंजप्शन क्या हो, बढ़े, इसमें वो यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी को। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट को किस तरीके से अरेंज करना है, उसका प्राइस किस तरीके से फिक्स करना है, हमको कस्टमर से किस तरीके से बात करना है, इन सारी चीजों में, इन सारे प्रोसेस में साइकोलॉजी का यूज किया जा सकता है, उसको बेहतर तरीके से, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे बात आता है कि जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो वहाँ एक 99 का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक क्या है कि अब किसी कोई भी चीज 100 रुपीज में है और एक है 99, तो यहाँ पे थोड़ा नंबर का फर्क होता है। 99 में 2 डिजीज है, लेकिन 100 में क्या है, 3 डिजीज है। तो जब हम 2 डिजीज को देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि चलो पैसा थोड़ा कम है, हम इजीली पे कर देते हैं, और डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, 99 और 100 में बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन जब हम 2 डिजीज देखते हैं ना, तो हमको लगता है चलो इसका दाम कम है, हम इसको पे कर देते हैं। ये भी साइकोलॉजिकली जो है वहां पे ये वैल्यू
लगाया गया है ताकि जो कस्टमर है उस चीजों को कंजप्शन करे, उसको वो खरीदे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए किसी चीज का है 499 प्राइस है, इसके जगह पे अगर वो 500 रखता, 500 और यहाँ पे क्या है फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है और वहां पे क्या है 5 है, तो 4-5 का भी गैप मेरा माइंड बहुत बड़ा समझ लेता है। अरे यहाँ पे तो 4 है, 499 रुपए में दे रहा है, तो ये ज्यादा सस्ता हुआ 500 की तुलना में। है तो कुछ नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकली वहां पे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट को बेचा जाता है। उसको इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको बेचने के लिए हम साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और ठीक है, तो इसका क्या हो गया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इंडस्ट्री में कैसे हो गया। फिर आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका यूज जो है हॉस्पिटल में क्लिनिक पे किया जाता है। जो भी पेशेंट है मेंटली रूप से इल है, उसके बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। चौथा है काउंसलिंग एंड वोकेशनल। काउंसलिंग कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब को कभी कभी होता है स्टूडेंट को कि मतलब कैरियर ऑप्शन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में उनको दिक्कत होता है, वो समझ नहीं पाते कि हम किस सब्जेक्ट को चुने, मैथ ले, बायो ले, कॉमर्स ले, क्या ले, उस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या होते हैं कि कुछ काउंसलर बैठे होते हैं जो साइकोलॉजी के बारे में जिन्हें पता होता है, उनको जानकारी होती है, वो काउंसलर क्या करते हैं कि बच्चों से कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो उनको सब्जेक्ट सजेस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि फिर बच्चे को सब्जेक्ट चुनने में आसानी हो। ये क्या हो गया, साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। फिर वोकेशनल, अब क्या है कि एक तो कैरियर हो गया, सब्जेक्ट चुनने में मदद कर रहा है साइकोलॉजी बच्चे को। इसके अलावा क्या है कि काउंसलिंग जो है बच्चे के माता पिता को भी दिया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को परवरिश करना है ताकि चाइल्ड एब्यूज का जो केस है वो कम हो, बाल अपराध को कम किया जा सके, इसकी वृद्धि को। ठीक है, अब आता है पांचवा लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी कहने का मतलब ये है, इसका यूज जो है कानून के क्षेत्र में किया जाता है, लॉ के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे चोर को पकड़ना हो, सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इस बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना हो, विक्टिम को जो भी मतलब बता रहा है वो सही है या गलत है, इस बारे में जानना हो, इसका यूज जो है लॉयर करते हैं, जज करते हैं अपराधी को पकड़ने और उनको सजा देने के लिए। तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब छठा आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी, इसका यूज जो है मिलिट्री के फील्ड में करते हैं। मिलिट्री को अगर हमको भर्ती लेना है तो उस वक्त उसका माइंडसेट के बारे में जानने के लिए हम इंटरव्यू मेथड का यूज कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ट्रेनिंग के दौरान उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कभी वॉर हो गया, कभी युद्ध का सिचुएशन आ गया, उस समय भी हम उसको किस तरीके से हौसला बढ़ाना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, उसमें हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी का मेथड का यूज करते हैं। फिर सातवां आता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो होता है इसका यूज जो है पॉलिटिक्स में किया जाता है। वहाँ जो राजनेता होते हैं वो किस तरीके से उनको स्पीच डिलीवर करना है, किस तरीके से अपना ग्रुप बनाना है, इन सारी चीजों में वो क्या करते हैं, साइकोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो खत्म हुआ। ठीक, चलिए तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वो है साइकोलॉजी एंड नर्सिंग। ठीक है, साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या यूज है, आखिर नर्सिंग में साइकोलॉजी को क्यों इंक्लूड किया गया है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी का यूज सिर्फ नर्सिंग में तो नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा उसका यूज तो बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, अदर सेक्टर में नर्सिंग हो, लॉ हो, इंडस्ट्री हो, मिलिट्री हो, अदर बहुत सारे सेक्टर में इसका यूज है। लेकिन क्योंकि हम नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नर्सिंग में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को क्यों लाया गया है, आखिर नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या यूज है। एक पेशेंट को जो है कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर तरीके से उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनको जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पेशेंट को, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अदर मेडिकल स्टाफ हो, उनको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर उसको उन्हें साइकोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगा तो वो पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि पेशेंट जो है डिजीज से सफर कर रहा हो तो उनको फिजिकली वो कुछ मेडिसिन दे रहे हो, दवाई उनका चल रहा हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, लेकिन मेंटली रूप से अगर पेशेंट एंजाइटी में हो, परेशान हो, तो अगर हमें साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, हम पेशेंट के बिहेवियर, उनके इमोशन को नहीं समझ पाएंगे और उसके प्रति हम उसको सही तरीके से गाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का कुल मतलब यही है कि हम पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पेशेंट के बिहेवियर को, इमोशन को समझ कर
मेडिसिन के साथ उसको कंप्लीट केयर प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हमें साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसी साइकोलॉजी की समझ डेवलप करने के लिए हमारे नर्सिंग के फील्ड में क्या है कि नर्सिंग के सिलेबस में साइकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, ताकि हम साइकोलॉजी के बारे में जाने समझे अच्छे से, ताकि हम पेशेंट को क्या कर सके, कंप्लीट केयर प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा साइकोलॉजी जो है मेंटल इलनेस के बारे में हमें बताता है। मेंटल इलनेस क्या है, वो कितने टाइप का होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका साइन सिम्टम क्या है, उसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इन सारे के बारे में जो जानकारी है वो भी हमें साइकोलॉजी के ही माध्यम से मिलती है। अगर हमें साइकोलॉजी नहीं पता हो तो हम इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि अगर कोई पेशेंट मेंटली इल है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नर्सिंग या मेडिकल के फील्ड में साइकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। इसका पर्पस यही है कि पेशेंट को हर एस्पेक्ट से उनके सारे अप्रोच को देखते हुए उनको एक कंप्लीट केयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए साइकोलॉजी को जो है नर्सिंग के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में इंक्लूड किया गया। जान लिए साइकोलॉजी एंड नर्सिंग, नर्सिंग में साइकोलॉजी को क्यों शामिल किया गया, इस बारे में हम थोड़ा जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का ये आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्स। साइकोलॉजी जो है वो एक नर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को कुछ पॉइंट में लिखा गया है। ये कुछ 5 पॉइंट है, इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके, इस सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है क्यों एक नर्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, साइकोलॉजी इनेबल नर्स टू अंडरस्टैंड हरसेल्फ। साइकोलॉजी जो है नर्स को स्वयं को खुद को समझने में मदद करती है। ठीक, क्योंकि अगर नर्स जो है खुद को नहीं समझेगी तो फिर वो दूसरे को कैसे समझ पाएगी या दूसरे को कैसे समझा पाएगी या दूसरे के बिहेवियर या रिएक्शन पर वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएगी। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो ऐसा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का नर्सिंग में ये है कि साइकोलॉजी जो है नर्स को खुद को समझने में मदद करती है। खुद के इमोशन के बारे में, खुद के मोटिव, खुद की पर्सनालिटी, खुद का जजमेंट पावर, खुद की मेमोरी कैसी है, मतलब खुद की ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में समझने में साइकोलॉजी जो है नर्स को मदद करती है। इसके अलावा उसके पास क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या एबिलिटी है, क्या उसका बाउंडेशन है, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, इन सारे चीजों को जो है साइकोलॉजी जो है नर्स को खुद को समझने में मदद करती है। क्योंकि अगर नर्स साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानती हैं तो पहले तो उन्हें यही पता नहीं होगा कि इमोशन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, इंटेलिजेंसी क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है, उन्हें तो यही नहीं पता होगा। जब ये पता ही नहीं होगा बिहेवियर क्या होता है, इमोशन क्या होता है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो शो हो रहा है ये बिहेवियर है, ये जो शो हो रहा है ये इमोशन है। तो पहले तो उनको जानकारी होना चाहिए कि हाँ बिहेवियर, इमोशन जैसे भी कुछ चीजें होती है, तब फिर वो उनको जानकारी प्राप्त करके साइकोलॉजी से खुद के बारे में समझ पाएगी कि हाँ ये बिहेवियर है, इस तरीके से इमोशन है, हम थोड़ा सेंसिटिव है या फिर हम सेंसिटिव नहीं है, मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है, वो इस बारे में समझ पाएगी। और जब वो खुद के बारे में समझेगी तभी तो वो दूसरों की मदद कर पाएगी, तभी तो वो सामने वाले को केयर प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम खुद को ही नहीं जान रहे हैं, खुद के बारे में नहीं समझ रहे हैं, तो हम सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं या सामने वाले को हम कैसे एक कंप्लीट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर ही अंधेरा है, हम ही अंधकार में है, डार्कनेस में है, तो हम दुनिया का डार्कनेस कैसे हटा सकते हैं, उसको कैसे सफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि हाँ डार्कनेस जैसी कोई चीज है। ठीक है, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि बिहेवियर, इमोशन जैसे कोई चीज है। जब हमें ये पता चल गया कि बिहेवियर, इमोशन है, वो कैसे पता चलेगा, स्टडी साइकोलॉजी की जब हम स्टडी करेंगे इससे पता चलेगा। जब पता चल गया डार्कनेस जैसी कोई चीज है, तब हम ये देखेंगे ये डार्कनेस मेरे अंदर है या नहीं है, तो कितना है, ज्यादा, बहुत ज्यादा डार्कनेस है या बहुत लाइट सा, बहुत हल्का सा है, डार्क और लाइट भी यहाँ प्रेजेंट है, ये देखेंगे। उसके बाद जब हमको ये पता चल गया तो हम उसको हटाने, दूर करने के बारे में सोचेंगे। तभी तो जब हम खुद के अंदर के डार्कनेस को क्लीन करेंगे तभी तो हम सामने वाले के डार्कनेस को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये उसको मदद करती है स्वयं को समझने में। दूसरा आता है साइकोलॉजी हेल्प द नर्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। पहले तो जो है साइकोलॉजी नर्स को स्वयं को समझने में मदद करती है। अब दूसरी बात आती है साइकोलॉजी जो है नर्स को दूसरे अदर पीपल को समझने में मदद करती है।
क्योंकि नर्स जो है वो एक टीम वर्क करती है। वहाँ पे डॉक्टर है, अदर मेडिकल स्टाफ है, अदर नर्सेस हैं, सीनियर है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट है, उनके रिलेटिव है, इन सारे के बीच वो क्या करती है, इन सारे से इंटरेक्शन होता है उनका। तो अगर नर्स को साइकोलॉजी की समझ नहीं होगी तो वो सामने वाले के बिहेवियर और उनके रिस्पॉन्स को वो नहीं समझ पाएगी। और अगर उन्हें समझ है तो वो इतने सारे लोगों में भी टीम वर्क को भी अच्छे से एडजस्टमेंट से तालमेल बैठा के सभी लोगों के साथ वो इसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या करता है, नर्स को दूसरे को समझने में मदद करता है, दूसरे के इमोशन, दूसरे के बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। अगर किसी नर्स को साइकोलॉजी के बारे में जानकारी है तो उन्हें ये पता होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस जैसी कोई चीज होती है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, मेमोरी हो, परसेप्शन हो, इंटेलिजेंस हो, किसी भी लेवल पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है। इसकी पसंद नापसंद दूसरे व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो वो किसी भी चीज में उसको थोपेगी नहीं कि हाँ खाना यही खाना है, यही खाना है। लेकिन जो है मतलब पसंद और नापसंद जो होता है प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, अलग होता है। तो ये इस बात को समझेगी। इसके अलावा जो इंसान होता है उसका बिलीव हर किसी का एक नहीं होता है, उसका कल्चर, उसका रीति रिवाज, वो जिस एनवायरनमेंट में पला बढ़ा है वो एक तरीके के सबको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं होता है। तो वो एनवायरनमेंट, उनका कल्चर, बिलीफ, ये सब भी क्या होता है कि उस इंसान के बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो जब कोई इंसान कुछ बिहेवियर शो कर रहा होगा तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा नर्स अग्रेसिव हो जाएगी या परेशान हो जाएगी, नहीं, वो इस बात को बहुत समझेगी कि हो सकता है इसके बिलीफ के कारण हो सकता है इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला हो जिसके कारण ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो और नर्स जो होंगी वो सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, सही तरीके से जो उचित व्यवहार हो उसको वो करेगी। ठीक है, तो नर्स को क्या हो रहा है कि दूसरे को समझने में हेल्प कर रहा है साइकोलॉजी। अब आता है साइकोलॉजी हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड बॉडी माइंड रिलेशनशिप। नर्स को जो है ना साइकोलॉजी जो है बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। ठीक, ये क्या होता है, हमारा जो बॉडी है और माइंड है वो बहुत अलग अलग चीज नहीं है, दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे माइंड के लेवल पे कुछ हो रहा होगा तो उसका जो इफेक्ट है हमारे बॉडी पे देखने को मिलेगा, और कहीं अगर हमारे बॉडी के लेवल पे कुछ हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट जो है किस पे देखने को मिलेगा, माइंड पे देखने को मिलेगा। कभी एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी टाइम, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हम लगातार ये कुछ घंटों से हो रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, तो आप देखिएगा एक जगह बैठे बैठे ही बहुत ज्यादा थक जाओ, आपको लगेगा कि हमने कितना काम कर लिया है, अब तो हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी ही नहीं बची है और बहुत लेजीनेस जैसा फील होगा। तो आपने बॉडी से कुछ काम नहीं किया, हो सकता है आपने अच्छा से खाया होगा और आप बैठे भी हो इस जगह, आपने फिजिकली कोई वर्क नहीं किया, लेकिन चूंकि आपके मेंटली क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा थिंकिंग चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका बॉडी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, आपका बॉडी बहुत ज्यादा थक चुका है, अब आप बहुत ज्यादा लेजीनेस फील कर रहे हो। तो माइंड में हुआ लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, बॉडी में पड़ा। ठीक है, तो इसी को समझना है। और कभी कभी क्या हुआ कि कोई इंसान बहुत क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या है, वैसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चलती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। या फिर किसी को फीवर ही आ गया थोड़ा बहुत बॉडी के रूप में, फिजिकली रूप से वो इंसान बीमार है, तो उससे क्या होता है, उसको एंजाइटी होता है, उसको थोड़ा फियर होता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है कि हो तो रहा है बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे माइंड पे पड़ रहा है। इसी को कहते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हमारा बॉडी और हमारा माइंड क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक में कुछ होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, और दूसरे में कुछ होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एक पे, पहले वाले पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बात को जो है नर्स को समझने में मदद करता है। अगर नर्स साइकोलॉजी पढ़ती है तो वो इस रिलेशन को समझेगी। तो अगर वो किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने जाएंगी या कुछ बताने या समझाने के लिए जाएगी, पेशेंट बीमार है, हो सकता है फिजिकल कंडीशन के कारण या फिर इतनी सारी दवाइयां ले रहा है, साइड इफेक्ट है, सुबह शाम मेडिसिन है, इंजेक्शन है, इसके कारण थोड़ा परेशान है, खुद की बीमारी को लेकर भी परेशान है। तो इन सब परेशानी के कारण हो सकता है थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो कर दे, हो सकता है वो एंजाइटी में हो, वो घबरा जाए या फिर कुछ
अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, उसको छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, वो बहुत चिड़चिड़ापन शो कर रहा हो, तो नर्स जो होगी इस वक्त ऐसा नहीं करेगी कि अगर पेशेंट ने कुछ बोल दिया गुस्से में तो वो भी 4 बार गुस्से में बोल दी, कि अगर हम तुमने एक बोला तो वो 4 बार हम भी बोल देते, उस वक्त ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की समझ है कि अगर कोई फिजिकली कुछ भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट माइंड में पड़ेगा। अगर पेशेंट है, इतना दवाई ले रहा है, उसका साइड इफेक्ट है, बीमार है, जिसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन या गुस्सा वाला बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस वक्त जो है उसको वो जो उचित रिस्पॉन्स होगा वो वही देगी, सही तरीके से जो रिस्पॉन्स होगा वही देगी, ना कि पेशेंट ने अगर चिल्ला के कुछ बोला तो ये भी चिल्लाएंगी, दवाई वाई फेंक के चली आएंगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात समझने में हमको साइकोलॉजी क्या करता है, मदद करता है। चौथा पॉइंट है हमारा, साइकोलॉजी हेल्प्स द नर्स इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। साइकोलॉजी जो है नर्स को एक अच्छे तरीके से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में, नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए, अब क्या हुआ कि एक मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है किसी के लाइफ में कि वो उससे वो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल ना हो, या मान लीजिए कोई ऐसा ही बीमारी है जिसका लाइफ टाइम तक दवाई चलता रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम तक आपको बार बार हॉस्पिटल आना है महीने में चेकअप कराने के लिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में किसी का कोई हाथ या पैर बिल्कुल कट गया हो, वो अब है ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल हैंड या लेग का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो पहले जैसा तो नहीं रहा ना, उसमें चेंजेस आए ना। अब पेशेंट को क्या होगा, उसी कंडीशन के साथ, उसी सिचुएशन के साथ लाइफ में एडजस्ट करके क्या होगा, आगे बढ़ना होगा। तो पेशेंट क्या करता है, उस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अगर एक नर्स को साइकोलॉजी का नॉलेज है, अगर वो इस बात को समझ रही है, तो वो क्या करेंगी, पेशेंट को उस कंडीशन में, एक अपोजिट सिचुएशन में भी एडजस्टमेंट करने में उनकी मदद करेगी। वो एक अच्छी हेल्थ एजुकेटर की तरह वहां पे वर्क करेगी और उनको लाइफ में जो डिसएबिलिटी है उसके साथ उसको एडजस्टमेंट में हेल्प करेगी। इसके अलावा एक अच्छा हेल्थ एजुकेटर के तौर पे नर्स जो है पेशेंट के जो भी रिलेटिव है या उनके साथ जो भी है, उनको उनकी बीमारी के बारे में, उनका कैसे देखभाल करना है, उनको मेडिसिन कब देना है, इनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन सही है, कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हो, बेहतर है, इन सारे के बारे में उनको एक अच्छी हेल्थ एजुकेटर की तरह उनको वो बता पाएगी, अगर उन्हें साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो। उसके बाद क्या है कि साइकोलॉजी हेल्प्स द नर्स इन सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। देखिए, एक नर्स है, उनका अपना पर्सनल लाइफ है, उनका अपना घर है, फैमिली है, इसके अलावा अपना एक प्रोफेशनल लाइफ है। तो साइकोलॉजी का जो स्टडी है नर्स को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या करता है, एडजस्टमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि वो पर्सनल लाइफ में भी सही तरीके से परफॉर्म करे, वहां भी वो एडजस्ट करे, अच्छे से वो रहे, और प्रोफेशनल लाइफ में भी एडजस्टमेंट करे। उन दोनों के बीच क्या करता है, साइकोलॉजी एक बैलेंस क्रिएट करता है, उन दोनों के बीच उनको एडजस्ट करने में मदद करता है।